हे फ्रेंड्स, अब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर किया है और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेरा वेरिएबल है वो है x। सो फ्रेंड्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी ऐसी वैल्यूज जिसे अगर मैं उस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए, ऐसे ही वैल्यूज को हम कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि फ्रेंड्स, यहां पर जो मेरा x है इसकी कोई ऐसी वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं जिसकी वजह से जो पूरा एक्सप्रेशन है वो जीरो के इक्वल हो जाए, ऐसी x की वैल्यूज को ही मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहूंगा। तो फ्रेंड्स, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा आंसर जीरो आ जाएगा? फ्रेंड्स, इसका एक तरीका तो यह है कि मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व करके देखूं कि मेरा आंसर जीरो आ रहा है या नहीं। और फ्रेंड्स, इस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आइए मैं आपको x की कुछ वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं और ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो जीरो आ रहा है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ली जीरो और जैसे ही मैंने उसे इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो है 6, यानी कि जो मेरा x इज इक्वल टू जीरो है वो तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद मैंने x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट किया और जैसे ही मैंने 1 को इस इक्वेशन के अंदर डाला तो मैंने सॉल्व करने के बाद ये देखा कि जो मेरा आंसर है वो जीरो आ रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो x इज इक्वल टू 1 है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसके बाद मैंने x की वैल्यू 2 डालकर देखी और जब मैंने ये पुट किया और सॉल्व किया तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो है -2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1, मुझे यहां पर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए x इज इक्वल टू 50 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता तो क्या मैं 50 वैल्यूज ऑफ x को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट और सॉल्व करके देखता? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कभी भी इस हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं करते। हमारे पास एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने का, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताता हूं इसी एग्जांपल की हेल्प से। फ्रेंड्स, यहां पर ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है उसकी डिक्रीजिंग पावर के अंदर अरेंज करना होता है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिया है ये ऑलरेडी x की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज्ड है, यानी कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा गया है। तो चलिए, इसका मतलब अब मैं अपनी फैक्टराइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूं। फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले मुझे करनी होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, आइए मैं समझाता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर हमारे इस इक्वेशन में जो भी नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम अलग से लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है 2, 8 एंड 6। तो आप यहां पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर जो -8 है उसका साइन तो कंसीडर नहीं किया। जी हां फ्रेंड्स, हमने अपने नंबर्स को बिना साइन कंसीडर किए ही यहां पर लिखना होता है। इसके बाद दोस्तों, इन 3 नंबर्स को अलग से लिखने के बाद हमें ऐसे कोई 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि जिनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो जो प्रोडक्ट है वो मेरे फर्स्ट और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, यानी कि यहां पर वो नंबर आना चाहिए 12। और अगर मैं उन 2 नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो जो मेरी मिडिल टर्म है, जो मेरा मिडिल नंबर है यानी कि 8 है, वो आ जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ऐसे मिलकर कोई 2 नंबर सोचते हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यानी कि उनका प्रोडक्ट करूं तो 12 आए, और अगर मैं उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 8 आ जाए। फ्रेंड्स, ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ सकता है? 12 और 1। जी हां फ्रेंड्स, 12 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? राइट, तो 12 भी आएगा। लेकिन अगर मैं 12 और 1 को ऐड कर दूं तो 13 आता है, और 12 और 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 11 आता है। दोनों ही केसेस में मेरा 8 नहीं आ रहा, यानी कि 12 और 1 ऐसे 2 नंबर्स नहीं है जिनका प्रोडक्ट 12 हो और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 आ जाए। इसका मतलब 12 और 1 तो मेरे 2 नंबर्स नहीं हो सकते। अब ऐसे और कौन से 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है? राइट, ऐसे 2 नंबर्स हैं 6 और 2, क्योंकि 6 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो चलिए, ये तो बहुत ठीक हो गया। अब हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, 6 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तब तो मेरा आता है 4, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 और 2 को ऐड करूं तो क्या आएगा? राइट, तो आएगा 8, यानी कि जो मेरा 6 और 2 है वो ऐसे 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है और जिन्हें ऐड करके आता है 8, यानी कि मुझे मेरे 2 नंबर्स मिल चुके हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर ये जो मेरा 8 है इसे मैंने स्प्लिट करके लिख दिया 6 + 2, और जैसे मैंने इस x को 6 और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो मेरी इक्वेशन है वो बन रही है 2x² - 6x - 2x + 6 = 0। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा -8x यानी कि जो मेरी मिडिल टर्म थी उसे मैंने स्प्लिट करके लिख दिया है
-6x और -2x, इसीलिए हमने इसे कहा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है और उस चीज को कॉमन ले लीजिए। फ्रेंड्स मैं यहां देख सकता हूं कि जो मेरी फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से 2x कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में 2x कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बच गया x - 3। अब जो लास्ट टू टर्म्स बची उनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। उनमें से मैं देख सकता हूं कि हाँ 2 तो कॉमन आ रहा है। तो चलिए मैंने इन दोनों में से +2 को कॉमन लिया तो मेरे ब्रैकेट के अंदर बच गया -x + 3। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर एक बात ध्यान रखने की यह है कि हमें जब भी कुछ कॉमन लेना है लास्ट टू टर्म्स में से तो हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो ये कि जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स बच रही हैं वो हमेशा सेम बचनी चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर तो है x - 3, लेकिन जो मेरा सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर है -x + 3। ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, इसलिए मुझे लास्ट टू टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा ताकि जो मेरा ब्रैकेट के अंदर टर्म बचे वो x - 3 ही हो। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया, मैंने -2 को कॉमन लिया और ऐसा करते ही जो मेरा ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो आ गई है x - 3। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि मेरे दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर x - 3 आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो दोनों तरफ x - 3 आ रहा है इसे भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया और मेरे ब्रैकेट के अंदर बच गया 2x - 2। तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो 2x - 2 आ रहा है इसके अंदर भी तो 2 कॉमन आ रहा है ना। तो चलिए इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे अब मैंने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज किया तो मेरी एक फाइनल इक्वेशन बन रही है 2 × x - 3 × x - 1 = 0। यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन है वो चेंज होकर, उसकी फॉर्म चेंज होकर बन चुकी है 2 × x - 3 × x - 1 = 0। यानी कि फ्रेंड्स अब मैं यहां देख सकता हूं मेरी इक्वेशन है उसके अंदर 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में है जो कि है 2 x - 3 और x - 1। यानी कि इन तीनों ही टर्म्स में से कोई भी एक टर्म अगर 0 हो जाती है तो जो मेरा आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 0 जब किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो मेरा आंसर 0 ही आता है। सो फ्रेंड्स यहां पर जो 2 है वो तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन जो x - 3 और x - 1 है वो तो 0 के इक्वल हो सकते हैं ना। यानी कि फ्रेंड्स मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 आ सकती है अगर मेरा x - 3 0 आ जाए, और ऐसा तब होगा जब मेरे x की वैल्यू होगी +3। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरा x - 1 भी 0 हो जाता है तो भी जो मेरी इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, और अगर मैं x - 1 को 0 के इक्वल रखता हूं तो वहां से मेरी x की वैल्यू आ रही है +1। यानी कि फ्रेंड्स x = 3 और x = 1 ऐसी दो वैल्यूज हैं जिन्हें अगर मैं अपनी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x = 3 और x = 1 मेरी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं। यानी कि दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू 3 या फिर x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो जो मेरा आंसर है वो 0 आ जाना चाहिए। आइए हम इसे एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशंस है वो ठीक निकले भी हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट किया मेरी गिवन इक्वेशन के अंदर, और जब मैंने उसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर 0 आ गया। यानी कि x = 3 मेरा इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, और x = 1 डालने के बाद भी जब मैंने इसे सॉल्व किया तो भी जो मेरी इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ गई। यानी कि x = 1 भी मेरी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो दोस्तों इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा फैक्टराइजेशन है मैंने वो बिल्कुल ठीक किया है, और जो x = 3 और x = 1 है वो मेरे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, x की तो ऐसी और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिन्हें अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन के एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा उतने ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 ही हो सकती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम यानी कि एट मोस्ट 2 ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 सॉल्यूशंस हैं वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अब हम ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस कांसेप्ट को और स्ट्रांग करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।